महाराज की जय हो। महाराज, ये हमारे पड़ोसी राज्य की लड़की है। मैं इसकी सुंदरता देखकर चकित रह गया, इसलिए मैं इस लड़की को आपके पास भेंट करने के लिए ले आया। क्या बात है, मैं तुम्हारी इस भेंट से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। इतनी सुंदर कन्या मैंने तो आज तक कभी नहीं देखी है, और इसके बदले में तुम मुझसे जो चाहे वह चीज मांग सकते हो। तभी उस लड़की के पिताजी राजा शैतान सिंह के महल में पहुंच जाते हैं। महाराज, मेरी बेटी को छोड़ दो, वह अभी बहुत नादान है। मैं आपके पांव पड़ता हूँ, मेरी बेटी को छोड़ दो और मैं दोबारा इस राज्य में कभी नजर नहीं आऊंगा। महाराज, हमें क्षमा कर दो। अरे तू तो हमारे दुश्मन का इलाके से आया है, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे राजमहल में आने की। सैनिकों, अभी इसे बंदी बना लो और मौत के घाट उतार दो, और इसकी लाश को बाहर चौराहे पर लटका दो, ताकि दोबारा कोई भी व्यक्ति हमारे राजमहल में आने से पहले कई बार सोचना पड़े। तभी एक सैनिक उस बुजुर्ग आदमी की गर्दन काट देता है। फिर अगले दिन की सुबह हो जाती है। एक सैनिक दौड़ते हुए महाराज विक्रम सिंह के कक्ष में पहुंच जाता है। क्या बात है, तुम इतने चिंतित क्यों दिखाई दे रहे हो, और तुम्हारी सांस क्यों फूल रही है? महाराजा, गजब हो गया। हमारे पड़ोसी राज्य के राजा शैतान सिंह ने हमारे इलाके के एक बुजुर्ग आदमी का सिर धड़ से अलग कर दिया है और उसे हमारे गांव की नदी के पास फेंक दिया है। गांव की सारी प्रजा ये दृश्य देखकर डर गई है और वह हमारा राज्य छोड़कर जाने लगे हैं। महाराजा ये बात सुनकर चकित रह जाते हैं। फिर महाराज विक्रम सिंह उस नदी के पास जाने लगते हैं। महाराजा उस बुजुर्ग की लाश को देखकर चकित रह जाते हैं कि कोई इंसान किसी निर्दोष को इतनी बेदर्दी से कैसे मार सकता है। मंत्री, जल्द से मेरे रथ को तैयार कीजिए, मैं राजा शैतान सिंह से मिलना चाहता हूँ, वह भी अभी के अभी। फिर महाराज विक्रम सिंह रथ पर बैठकर राजा शैतान सिंह के राज्य में जाने लगते हैं। महाराजा शैतान सिंह की जय हो। महाराजा, आपसे हमारे पड़ोसी राज्य के राजा विक्रम सिंह मिलने आए हैं। ठीक है, आप उन्हें हमारे कक्ष में भेज दीजिए। तभी महाराज विक्रम सिंह महाराज शैतान सिंह के पास पहुंच जाते हैं। राजा शैतान सिंह, तुम बिल्कुल भी सही नहीं कर रहे हो। मेरी तुम्हारे साथ कोई भी दुश्मनी नहीं है, फिर भी तुम आए दिन हमारे राज्य के किसी भी व्यक्ति को मौत के घाट उतार देते हो। तुम ये बिल्कुल भी सही नहीं कर रहे हो, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, तुम बच नहीं सकते हो। सही कहा आपने, मुझे तो इसकी कीमत चुकानी होगी, लेकिन तुम अपनी प्रजा को मरने से रोक सकते हो। अगर तुम अपनी पगड़ी को मेरे पैरों में रखकर मुझसे माफी मांग लेते हो तो मैं तुम्हारी प्रजा को एक नया जीवन दान दूंगा। अगर तुम्हें मेरी बात मंजूर है तो मैं तुम्हारी प्रजा को हाथ भी नहीं लगाऊंगा, अन्यथा तुम्हारी प्रजा को मैं मौत के घाट उतार दूंगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। शैतान सिंह, तुम ये क्या कह रहे हो? जो तुम कह रहे हो वो कभी नहीं हो सकता है। मैं अपना सर कलम करवा सकता हूँ, लेकिन अपनी पगड़ी को तुम्हारे पैरों में कभी नहीं रखूंगा, और ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो तुम अपनी प्रजा को मरते हुए देखना, वह भी अपनी आंखों से। राजा विक्रम सिंह अपने कक्ष में पहुंच जाते हैं। वो बहुत चिंतित दिखाई दे रहे थे। तभी उनके कक्ष में राजा विक्रम सिंह का छोटा भाई और मंत्रीवर दोनों पहुंच जाते हैं। अरे क्या बात है बड़े भैया, आप बहुत चिंतित दिखाई दे रहे हैं मुझे। अगर आपको कोई परेशानी हो तो आप मुझे बता सकते हैं, मुझसे आपकी परेशानी देखी नहीं जाती है भैया। फिर राजा विक्रम सिंह सारी बात अपने छोटे भाई को बता देता है। बड़े भैया, आप चिंता ना करें, मैं उस शैतान सिंह की गर्दन धड़ से अलग कर दूंगा। मैं कल सुबह ही सेना लेकर शैतान सिंह के महल में पहुंच जाऊंगा। नहीं छोटे महाराज, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। शैतान सिंह के पास 5000 सैनिकों का बल है और हमारे पास 1000 सैनिकों का बल है। हम चाहकर भी शैतान सिंह का सामना नहीं कर सकते हैं। हाँ छोटे मंत्रीवर बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम चाहकर भी शैतान सिंह की सेना का मुकाबला नहीं कर सकते हैं।
इसका मतलब तो ये हो गया कि हम अपनी प्रजा को बस मरते हुए अपनी आंखों से देख सकते हैं और हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब तो हमें ये राज सिंहासन छोड़कर प्रजा के साथ ही रहना चाहिए। नहीं छोटे, जब बल से काम नहीं हो पाता है तो हमें छल से काम करना पड़ता है। फिर राजा विक्रम सिंह अपने छोटे भाई और मंत्रीवर को सारी बात बता देते हैं। ठीक है बड़े भैया, हम सब कुछ समझ गए हैं। आपने जैसा कहा हम वैसा ही करेंगे। महाराजा शैतान सिंह की जय हो। महाराजा आपसे राजा विक्रम सिंह के छोटे भाई मिलना चाहते हैं। वह बहुत दुखी है और आपसे तुरंत वार्तालाप करना चाहते हैं। ठीक है, आप उन्हें हमारे कक्ष में भेज दीजिए। क्या हुआ, तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते हो? शैतान सिंह, मैं अपने बड़े भाई राजा विक्रम सिंह से परेशान हो गया हूँ। उन्होंने सारी संपत्ति अपने अधीन कर ली है और मुझे एक तुच्छ के बराबर अधिकार दिया जा रहा है। मैं आपके साथ हूँ। हम दोनों मिलकर मेरे बड़े भाई को मौत के घाट उतार देंगे। बस तुम मुझे इसके बदले में विक्रम सिंह का राज सिंहासन दे देना। ठीक है, मुझे तुम्हारी ये शर्त मंजूर है, लेकिन तुम्हारे बड़े भाई विक्रम सिंह को हम मौत के घाट कैसे उतारेंगे? तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। मैं कल सुबह विक्रम सिंह को काली पहाड़ी पर लेकर आ जाऊंगा, वह भी बिना सैनिकों के बल के, और फिर हम मिलकर राजा विक्रम सिंह को वहीं पर मौत के घाट उतार देंगे। ठीक है, मुझे मंजूर है। मैं कल सुबह काली पहाड़ी पर पहुंच जाऊंगा। राजा शैतान सिंह, अगर हम राजा विक्रम सिंह को मारकर उसका राज सिंहासन उसके छोटे भाई को दे देंगे तो उसमें हमारा क्या फायदा होगा? अरे हम इतने बेवकूफ थोड़ी है। जहां पर राजा विक्रम सिंह को मौत के घाट उतार देंगे तो वहीं पर हम उसके छोटे भाई को भी मौत के घाट उतार देंगे, फिर पूरा राज्य हमारा होगा। फिर अगली सुबह हो जाती है। राजा विक्रम सिंह काली पहाड़ी पर पहुंच जाते हैं और वहीं पर राजा शैतान सिंह भी काली पहाड़ी पर पहुंचे जाते हैं। राजा विक्रम सिंह, मैं तुम्हें आज इस राजा के पद से बिल्कुल आजाद कर दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हें आज मौत के घाट उतार दूंगा। फिर राजा विक्रम सिंह धीरे धीरे मुस्कुराने लगते हैं। अरे राजा विक्रम सिंह, तुम्हारी मौत तुम्हारे सामने खड़ी है और तुम मुस्कुरा रहे हो। क्या बात है? ऐसा राजा तो मैंने पहली बार देखा है जो अपने काल को सामने देखकर हंस रहा हो। ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जो राजा विक्रम सिंह को मार सके। तू मुझे इस काली पहाड़ी पर नहीं लेकर आया है, मैं तुम्हें इस काली पहाड़ी पर लेकर आया हूँ। तू मुझे क्या मौत के घाट उतारेगा? मैं तो खुद तेरी मौत बनकर आया हूँ। तभी राजा विक्रम सिंह के सैनिक बाहर आ जाते हैं। ये सब देखकर राजा शैतान सिंह घबरा जाता है। तभी राजा विक्रम सिंह पलक झपकते ही शैतान सिंह की गर्दन को धड़ से अलग कर देते हैं। राजा विक्रम सिंह, ये तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। तुमने मुझे धोखे से मारा है। मैं इसका बदला जरूर लूंगा और फिर लौट के आऊंगा। महाराजा विक्रम सिंह, आज आपकी सूझबूझ से ही यह राज्य बच पाया है, नहीं तो ये शैतान सिंह धीरे धीरे करके हमारी प्रजा को मौत के घाट उतार देता है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जिस घर में भाइयों की एकता होती है उस घर का विनाश कोई भी नहीं कर सकता है।